दो यंगस्टर्स अपने पर्सनल वोल्क्सवैगन बस और कैलकुलेटर सेल करके कंपनी स्टार्ट करते। ऑफिस का रेंट बचाने के लिए अपने घर के गराज में प्रोडक्ट्स को असेंबल करने लगते। साल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनाक और रोनाल्ड वन तीन लोग मिलकर स्टीव जॉब के गराज में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करती, जिसका नाम था एप्पल। Apple. The unbeatable giant of the tech world. कंपनी के सिर्फ 12 दिनों में लॉसेस के डर से रोनाल्ड वन ने कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी के शुरुआती दिनों में स्टीव जॉब्स के गराज में एप्पल आई कंप्यूटर को असेंबल करके रिलीज किया गया। उसके बाद साल 1977 में एप्पल आई को लॉन्च किया। एप्पल आई के कंपैरिजन में एप्पल आई पर्सनल कंप्यूटर के रूप में बहुत पॉपुलर हुआ। 1977 एडी के दौरान कंप्यूटर्स बहुत डिफिकल्ट और टेक्निकल थे और एप्पल ने एप्पल आई कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली और विजुअली अपीलिंग बनाया, जो पब्लिक को बहुत पसंद आया। कंपनी के इतने सक्सेस के बाद एप्पल 1980 एडी में पब्लिक कंपनी बन गई। एप्पल आई कंप्यूटर के ह्यूज सक्सेस के बाद एप्पल ने अपना फोकस मैकिन्टॉश पर लगाया। मैकिन्टॉश स्टीव जॉब्स का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और कंपनी ने इस पर बहुत ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया। साल 1984 एडी में एप्पल ने मैकिन्टॉश को लॉन्च किया, जहां पर ग्राफिकल इंटरफेस और माउस को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी अचीवमेंट के ऊपर 1984 एडी का सुपर बोल एडवर्टीजमेंट ने टेक मार्केटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। मैकिन्टॉश एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तो था, पर ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से कुछ टाइम के इनिशियल हाइप के बाद सेल्स डाउन हो गए, जिसने एप्पल के अंदर एक टेंशन क्रिएट कर दिया। फिर साल 1985 में कुछ ऐसा हुआ जो वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट बन गया एप्पल के हिस्ट्री में। साल 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। इस चीज को शुरुआत से समझते हैं। साल 1983 में स्टीव जॉब्स ने पेप्सिको से जॉन स्क्रूली को रिक्रूट किया। शुरुआत में जॉब्स और स्क्रूली साथ में काम करने लगे, पर कुछ टाइम के बाद जॉब्स के डिफिकल्ट और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इन दोनों के बीच प्रॉब्लम शुरू होना चालू हुआ। इनिशियल पावर स्ट्रगल और मैकिन्टॉश के सेल्स की बढ़ती हुई प्रेशर की वजह से एप्पल बोर्ड ने जॉब्स की जगह स्कूली को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जॉब्स ने मैकिन्टॉश डिवीजन से अपना कंट्रोल गुमा दिया और साल 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। एप्पल कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज को फाउंडर स्टीव जॉब्स को हटाने का फैसला लिया और स्क्रूली को अप्रैल 8, 1983 में सीईओ अपॉइंट किया। जॉन स्क्रूली एप्पल के सीईओ बनने के बाद बोर्ड के जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डोमिनेंस, एप्पल प्रोडक्ट की एक्सपेंसिवनेस, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पर हाई कंफ्यूजन, स्लो इनोवेशन और एप्पल की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कमजोर होने की वजह से अर्ली 1990s में एप्पल की रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर हो गया। कंपनी के अंदर इनिशियल क्रिटिसिज्म होने लगे और एट द एंड एप्पल बोर्ड का जॉन स्क्रूली पर से कॉन्फिडेंस गायब हो गया, जिसकी वजह से एप्पल बोर्ड ने जॉन स्क्रूली को फरवरी 2, 1993 में कंपनी से बाहर निकाल दिया। जॉन स्क्रूली अपने 10 साल के सीईओ वाले करियर में एप्पल को स्टेबल नहीं कर पाए। उसके बाद एप्पल ने एक नए बंदे को हायर किया, वो थे माइकल स्पिंडलर। माइकल स्पिंडलर फरवरी 2, 1993 में एज अ न्यू एप्पल सीईओ हायर होते। पर जब माइकल स्पिंडलर एप्पल के सीईओ बने तब एप्पल ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा था। स्पिंडलर ने एप्पल को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और मैक ओएस के लाइसेंस को दूसरे कंपनी जैसे पावर कंप्यूटिंग, मोटरोला और यूमैक्स को सेल करना चालू किया, जिसका मोटिव एप्पल को बचाना था। पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। एप्पल के मार्केट शेयर गिरने से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके ऊपर विंडोज 95 का पॉपुलैरिटी ब्लास्ट होना, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बेकार होना, प्रोडक्ट पर ज्यादा कंफ्यूजन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कमजोर होना और सबसे बड़ी बात मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड ना कर पाना उसकी डाउनफॉल का कारण था, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी डायरेक्शनलेस दिखने लगी। फिर 1996 एडी में बिगड़ते हुए फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम की वजह से स्पिंडलर को एप्पल बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया। उसके बाद गिल एमिलियो को फरवरी 2, 1996 में न्यू एप्पल सीईओ बनाया। पर जब एमिलियो एप्पल के सीईओ बने तब एप्पल क्राइसिस में था। एमिलियो ने एप्पल को बचाने के लिए जॉब्स कट करना, ऑपरेशन को रिस्ट्रक्चर और लॉसेस को रिड्यूस करना चालू किया, पर वो सफल नहीं हो सके। एमिलियो ने अपने करियर में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा डिसीजन लिया, जो था नेक्स्ट को खरीदना। एमिलियो ने दिसंबर 1996 में नेक्स्ट को $427 मिलियन में खरीद लिया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल पर वापस आ गए। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद तो लिया, पर कंपनी का डाउनफॉल नहीं रुक रही थी। फाइनेंशियल लॉसेस आसमान छूने लग रहे थे। पब्लिक को एप्पल पर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नॉन स्टॉप गिर रहे थे। हर जगह से डाउनफॉल और क्राइसिस देखने के बाद एप्पल बोर्ड ने एमिलियो पर भरोसा करना कम कर दिया। बोर्ड का भरोसा फिर से स्टीव जॉब्स पर आ चुका था और एमिलियो को जुलाई 9, 1997 में कंपनी से निकाल दिया।
एमिलियो को कंपनी से निकालने के बाद सितंबर 16, 1997 तक एप्पल का कोई ऑफिशियल सीईओ नहीं था। स्टीव जॉब्स तब तक कंपनी को एज अ इंटरिम सीईओ रन कर रहे थे, पर जॉब्स का बोर्ड और कंपनी पर कंट्रोल मजबूत था। इंटरिम सीईओ के रूप में भी स्टीव जॉब्स कंपनी के मेजर चीजों का डिसीजन ले रहे थे। प्रोडक्ट्स को कट करना, स्ट्रेटेजी को चेंज करना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करने जैसे मेजर चीज जॉब्स एज अ इंटरिम सीईओ कर रहे थे। उसके बाद जनवरी 5, 2000 में जॉब्स एप्पल के ऑफिशियल सीईओ बन गए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करना कोई बड़ी चीज नहीं लग सकती है, पर उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एप्पल का सबसे बड़ा दुश्मन था और इन दोनों में कोर्ट केस भी चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जॉब्स और गेट्स के बनती नहीं थी और यहाँ तक कि गेट्स ने एक आर्ग्यूमेंट में जॉब्स को रुला तक दिया था। चलती हुई दुश्मनी और लड़ाई के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द मेन रीजन था जिसकी वजह से एप्पल आज एग्जिस्ट करता है। एक दुश्मन कंपनी ने दूसरे दुश्मन कंपनी पर $150 मिलियन इन्वेस्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। साल 1997 में एप्पल ऑलमोस्ट कोलैप्स होने ही वाला था, सब खत्म हो चुका था। तभी एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादातर लोगों को लग सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेंडशिप की वजह से या बिल गेट्स काइंड हार्टेड होने की वजह से एप्पल को हेल्प किया, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल पर इन्वेस्ट थ्रेट की वजह से किया था, हाँ, डर की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल पर इन्वेस्ट किया, ये सुनने में पेचीदा लग सकता है, पर इसे डिटेल में समझते हैं। एप्पल कंप्यूटर, जो अभी एप्पल आईएनसी है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और अगर एप्पल मार्केट से गायब हो जाता तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए परेशानी और बड़ी हो जाती। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के एप्पल पर इन्वेस्ट करने के 4 रीजन है, जिसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट है, Microsoft needed Apple as a competitor. उस वक्त पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जरिए पीसी मार्केट को डोमिनेट कर रहा था और अगर उस वक्त एप्पल आयन से गायब हो जाता तो माइक्रोसॉफ्ट मोनोपोली जैसा दिख सकता था। रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट कंपनी पर छानबीन कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एंटी ट्रस्ट प्रॉब्लम चल रहा था और अगर एप्पल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट के एंटी ट्रस्ट प्रॉब्लम और बुरा हो जाता। पर बाद में जाके साल 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एंटी ट्रस्ट केस कर दिया। Microsoft made money from Mac software. माइक्रोसॉफ्ट मैक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अदर एप्पल कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाता था और अगर एप्पल फेल हो जाता तो माइक्रोसॉफ्ट वो कस्टमर को घुमा देता। Apple and Microsoft settled legal disputes. माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर केसेस चल रहे थे, इसीलिए साल 1997 में ये दो कंपनी के बीच डील होती है, जहां पर पेटेंट क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, इंडिंग सर्टेन लीगल डिस्प्यूट्स और माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से एक कमिटमेंट कि वो मैक के लिए ऑफिस डेवलप करेगा और $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी बॉर्डर बिजनेस एग्रीमेंट का पार्ट था। Bill Gates thought Apple would survive. बिल गेट्स बिलीव करते थे कि एप्पल के पास वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स है। माइक्रोसॉफ्ट का $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट कोई कंट्रोलिंग स्टेक नहीं था और इससे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल का कोई कंट्रोल गेन नहीं किया। इंस्टेड ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। साल 1998 में एप्पल के तरफ से एक वन ऑफ द बेस्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, iMac G3। ये iMac लाइन का फर्स्ट कंप्यूटर था जो एक शेप का ऑल इन वन बिल्ड था, जिसका डिजाइन कलरफुल और केस ट्रांसपेरेंट था। iMac कमर्शियल रूप में ह्यूज सक्सेस हो गई, जिसने एप्पल को फिर से प्रॉफिटेबिलिटी में ला दिया और दुनिया को दिखा दिया कि एप्पल फिर से इनोवेशन कर सकता है। iMac एप्पल फास्टेस्ट सेलिंग कंप्यूटर बन गई, जिसका 6 मिलियन से ज्यादा यूनिट सोल्ड हो चुका है। फिर साल 2000 आया, जहां स्टीव जॉब्स ऑफिशियल सीईओ बन जाते हैं। उसके बाद एप्पल सर्वाइवल के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहा था। 19 में 2001 में एप्पल ने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर्स ओपन किया, जिसको बहुत सारे लोगों ने फेलियर प्रेडिक्ट किया, पर हकीकत में एप्पल स्टोर दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल स्टोर्स बन गया। इसी साल अक्टूबर 23, 2001 में एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आईपॉड लॉन्च होने के बाद एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इवॉल्व हो गया। इसके 2 साल बाद 28 अप्रैल 2003 में एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, iTunes, जिसने म्यूजिक परचेस करना सिंपल कर दिया और पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। फिर 2007 आया, एप्पल ने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने पूरे फोन मार्केट को बदल के रख दिया, आईफोन एप्पल हिस्ट्री का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। केवल आईफोन ने फोन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और पूरे इंडस्ट्री को बदल दिया। कई सारे हिस्टोरियंस आईफोन को एप्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बोलते हैं।
अभी के टाइम पे भी सिर्फ आईफोन एप्पल का 40 से 50% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब आज एप्पल जहाँ है इसका एक मेन रीजन आईफोन है। आईफोन के बाद एप्पल ने कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, जस्ट प्रोडक्ट को अपग्रेड करते ही गई। फिर उसी दिन एप्पल ने अपने नाम से कंप्यूटर हटा दिया और INC ऐड किया। उसके बाद जुलाई 10, 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया, जो सिर्फ ऐप को बेच नहीं रहा था, वो एक इकोनॉमी को क्रिएट कर रहा था जहाँ बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स और बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट होते, जिसने मोबाइल फोन यूज को रिसेप कर दिया। उसके 2 साल तक एप्पल ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। उसके बाद जनवरी 27, 2010 में आईपैड लॉन्च हुआ। We call it the iPad. जहां पर एप्पल ने मॉडर्न टैबलेट मार्केट क्रिएट किया। उसी साल मई को एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट वैल्यू में क्रॉस कर दिया, जो टेक हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक मोमेंट था। जस्ट थिंक अबाउट इट, माइक्रोसॉफ्ट ने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया था जब एप्पल फाइनेंशियल क्राइसिस में था। उसके 13 साल बाद एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकल गया। साल 2010 एप्पल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा। प्रोडक्ट सब सेल हो रहे थे, कंपनी ग्रो कर रहा था, लीडरशिप स्टेबल था, पब्लिक और शेयर होल्डर सब खुश थे, एप्पल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर साल 2011 आ गया, जहां से एप्पल अपने नए चैप्टर शुरू करने वाला था। 24 अगस्त 2011 जब सब कुछ सही चल रहा था, तब एक न्यूज आती है कि स्टीव जॉब्स इज लीविंग एप्पल बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और जॉब्स ने सजेस्ट किया कि टिम कुक को एप्पल का CEO बनाया जाए। जिसके बाद उसी दिन 24 अगस्त 2011 जिस दिन स्टीव जॉब्स ने रिजाइन किया, Steve Jobs has resigned as chief executive of Apple. उसी दिन टिम कुक एप्पल के नए CEO बने। This is my first product launch since being named CEO. I'm sure you didn't know that. जहां से जॉब्स इरा खत्म हो गया और एक नया इरा शुरू हुआ। पब्लिक बहुत सैड थी और अक्टूबर 5, 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। Steve Jobs has passed away after a battle with pancreatic cancer. Steve Jobs, the visionary founder and leader of Apple Computer, has died at the age of 56. Apple informed the world its 56-year-old founder had died. फिर अप्रैल 24, 2015 में एप्पल ने अपना वॉच लॉन्च किया, एप्पल वॉच। टू 2015 से 2018 तक एप्पल में कुछ बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट नहीं हुआ। एप्पल ने कुछ ज्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, पर प्रोडक्ट को बेटर किया। और 2018 में एप्पल फर्स्ट पब्लिक ट्रेडेड US कंपनी बन गई, जिसने $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन अचीव किया। फिर 2 साल बाद एप्पल ने $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन माइलस्टोन अचीव किया। और साल 2022 में एप्पल फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई जिसने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू टच किया। जून 5, 2023 WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया। Introducing Apple Vision Pro. ये US और बाकी टेरिटरीज में 2024 में लॉन्च हुआ और ये बहुत मैटर करता था, क्योंकि एप्पल वॉच लॉन्च होने के बाद एप्पल ने कोई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च नहीं किया था। तो लोगों में एक कंफ्यूजन था कि एप्पल कुछ नया फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा या नहीं। ये टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव तो था, पर बहुत एक्सपेंसिव था। विजन प्रो को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, किसी ने इसको फ्यूचर टेक कहा तो किसी ने सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। विजन प्रो लॉन्च होने के बाद एप्पल ने अप्रोक्सीमेटली 6 लाख विजन प्रो ग्लोबली सोल्ड किया। फिर 10 जून 2024 में एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया, जो एप्पल का AI प्लेटफॉर्म है। ये एप्पल का ChatGPT ने स्टार्ट किया हुआ रेस का जवाब था। एप्पल ने AI फीचर्स आईफोन, आईपैड एंड मैक में ऐड किया, जिसको एप्पल्स बिगेस्ट AI स्ट्रेटेजी शिफ्ट भी कहा जाता है। सालों तक हार्डवेयर पर फोकस करने के बाद एप्पल फाइनली AI रेस में इंटर कर रहा था। बट 2025 में एप्पल को बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि एडवांस्ड Siri AI फीचर्स डिलेड हो गया। US का चाइना पर टेरिफ एक्शन और चाइना का उस पर रिएक्शन। US और चाइना का टेरिफ वार ने एप्पल को फुल पैनिक मोड में डाल दिया, क्योंकि एप्पल चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पर हेवीली डिपेंड करता है, जिसके रिजल्ट में एप्पल स्टॉक शार्पली क्रैश हो गया। एप्पल का कुछ ही दिनों में अप्रोक्सीमेटली $640 बिलियन मार्केट वैल्यू डिसअपियर हो गया, जिसका मेन रीजन आईफोन ज्यादा एक्सपेंसिव होने के डर थे। लोगों को यह डर था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सप्लोड हो जाता और एप्पल का सप्लाई चेन डैमेज होने के चांसेस थे। अगर US का चाइनीज एक्सपोर्ट पर 145% टेरिफ होता तो कुछ एनालिटिक्स के अनुसार आईफोन का प्राइस स्काई रॉकेट हो जाता,
जिससे जो आईफोन का प्राइस 799 है वो न्यू टेरिफ के बाद 1100 से $1400 तक जा सकता था और आईफोन प्रो का प्राइस 999 से $1500 या $1800 तक जा सकता था। वहीं पर आईफोन प्रो मैक्स 1199 से $2000 या $2100 तक जा सकता था। इंडिया के हिसाब में आईफोन प्रो मैक्स का प्राइस लगभग 11 लाख से 18 लाख तक जा सकते थे। एप्पल का टेरिफ और प्रॉब्लम खत्म होने से पहले ही एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। सितंबर 9, 2025 में एप्पल ने आईफोन 17 मार्केट पर लाया, जिस पर इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड थे। उसके बाद एप्पल स्टॉक स्पीडली ड्रॉप होने लगा, जिसके रिजल्ट में एप्पल ने 2 दिन में $112 बिलियन का मार्केट ड्रॉप देखा, जिसका मेन रीजन लोग बड़ा इनोवेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे तो एप्पल ने आईफोन 17 में एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को एक्सपेंड किया था, पर उसका एआई फीचर्स बहुत कमजोर था बाकी एआई के कंपैरिजन में। पर बाद में आईफोन 17 सेल्स एक्चुअली बिकम स्ट्रॉन्ग और एप्पल के जो लॉसेस थे वो रिकवर हो गए। उसके बाद 2025 में एप्पल ने विजन प्रो पर मेजर अपग्रेड्स किए। एप्पल ने विजन प्रो पर M5 चिप और एआई फीचर्स को अपग्रेड किया। एंड हियर इट कम्स 1 अप्रैल 2026। एप्पल ने अपना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया विद इवेंट्स, परफॉर्मेंस, एग्जिबिट्स एंड ट्रिब्यूट्स टू इट्स हिस्ट्री। फिर 2026 WWDC में एप्पल ने मोर एडवांस्ड एआई पावर्ड सिरी और एप्पल इंटेलिजेंस को एक्सपेंड किया थ्रू आउट इट्स इकोसिस्टम। एप्पल को लगा कि अब फ्यूचर सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स पर ही नहीं बल्कि एआई में भी होगा। 2011 से 2026 तक एप्पल टिम कुक के लीडरशिप में एक्सपेंड और रन हुआ, पर 2026 सितंबर से एप्पल एक न्यू लीडर के लीडरशिप में रन करने वाला है। एप्पल ने अनाउंस किया है कि जॉन टर्नर सितंबर से एप्पल के न्यू सीईओ बनने वाले। जॉन टर्नर एप्पल के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। सीईओ वाले रोल में आने से पहले वो एप्पल पर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। एप्पल के हिस्ट्री में मेनली देखे जाने वाले ये 3 सीईओज ने अलग अलग रोल प्ले किया। अगर बात करें स्टीव जॉब्स की, तो उन्होंने एप्पल को न्यू रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स दिए। टिम कुक ने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से एप्पल दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन गई। जॉन टर्नर के लीडरशिप में देखते हैं कि वो क्या रोल प्ले करेंगे, अपग्रेड या न्यू रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।